नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। 17 जनवरी से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सिर्फ 8 दिनों में ही खत्म हो गया। सत्र 15 दिनों तक का था, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। विपक्षी दलों के तल्ख तेवर के कारण आखिरकार विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 17 जनवरी 2018 से आरंभ हुआ चतुर्थ झारखंड विधानसभा का द्वादश सत्र गतिरोध, व्यवधान और अव्यवस्था के अराजक वातावरण में आज समाप्त हो रहा है। आप इस तथ्य से विदित हैं कि इस सत्र के बैठकों में कुल संख्या 15 दिनों के लिए निर्धारित थी। इससे मात्र 8 दिनों की बैठक के उपरांत समाप्त करने का दुखद निर्णय दिनांक 29 जनवरी 2018 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया और इस पर सभा की सहमति भी प्राप्त हुई। विधानसभा अध्यक्ष के इस ऐलान के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले खत्म हो गया। 17 जनवरी से शुरू हुआ बजट सत्र 7 फरवरी तक चलना था, लेकिन सदन में जारी गतिरोध को देखते हुए इसे पहले ही खत्म करने का फैसला लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी तरफ से सदन को सुचारू रूप से चलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रवैये ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि अल्पमत में बैठे लोग चुपचाप सरकार की सारी नीतियों को स्वीकार करते चले जाएं। दरअसल शासन की एक्सप्रेस गाड़ी को ब्रेक लगाने का काम प्रतिपक्षी करता है और उसकी इस गहन भूमिका को भारत के संसदीय लोकतंत्र में हमेशा से स्वीकार किया जाता रहा है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि शासन में गाड़ी को आगे बढ़ने ही ना दिया जाए। फागुन में भी होली का त्योहार आने वाला है। रंग और गुलाल, जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, गरीब और अमीर में भेदभाव करना नहीं जानता। इसको यह भी पता नहीं होता कि गाल किसके है। झारखंड विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की अंतिम कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं बनी। सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के रुख में कोई बदलाव नहीं आया और सदन में हंगामा चलता रहा और इसी हालात में बिना चर्चा के बजट पास हो गया, जिसके बाद सत्रावसान हो गया। होली की शुभकामनाओं के साथ मैं कहना चाहूंगा, हम मिलकर खेले होली, अलग अलग रंगों से मिलकर होली का एक रंग बनाए, अलग अलग पहचानों को खोकर मानवता की पहचान गढ़े, अलग अलग पहचानों को रंगे झारखंड की प्रगति के रंग में, उड़े गुलाल विकास का, जले बैर होलिका दहन में भाईचारा का फाग रहे। हम सब मिलकर होली खेले। जोहार, जय हिंद। वहीं झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समय से पहले समाप्त होने और विपक्ष के रवैये से आहत संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने सीएम से पद मुक्त करने का आग्रह किया है। पिछले 2 साल से सदन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है विपक्ष से, पक्ष से, सचेतकों से बात करके सदन ठीक से चले सुनिश्चित कराना। तो मैंने महसूस किया कि ऐसी संस्था जो संवैधानिक संस्था है, लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है, वह संस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार किया। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री से मुझे मुक्त कर दीजिए। लंबे समय से झारखंड विधानसभा की कार्यवाही ऐसे ही बाधित होती रही है। बजट सत्र भी हंगामे के नाम रहा। ऐसे में अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो थी आम जनता। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र के आखिरी दिन भी सदन की मर्यादा भंग हुई। विपक्ष ने स्पीकर की एक नहीं सुनी। सरकार ने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए विपक्ष ने तमाम हथकंडे अपनाए, समझाने की हर कोशिश फेल रही। बजट के सफल संचालन के लिए मैं आपका तथा माननीय मंत्रीगण ने जो भी लगा नियम सहनशीलता का परिचय दिया, साथ ही उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
मैं मीडिया के मित्रों को जिन्होंने सार्थक संवाद को सुस्थापित किया धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। शीतकालीन सत्र में विपक्ष के शोर में जनता की आवाज दब गई। सदन की गरिमा विपक्ष के हठयोग की वजह से गिरी। विपक्ष ने शर्तों में सदन को बांधने की कोशिश की। शर्तों में समय बीतता गया और बिना चर्चा के बजट पास हो गया। जनता के सवाल धरे के धरे रह गए। आरोप प्रत्यारोप में जनता का एक और दिन बर्बाद हुआ। जेवीएम विधायक प्रदीप यादव विरोध का झंडा बुलंद करते हुए साइकिल से सदन पहुंचे। विपक्ष ने सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर और सदन शुरू होते ही वेल में आकर कार्यवाही बाधित की। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब फैसला अंतिम क्षण में है, सारे गवाहों को क्लोज कर दिया गया है और यह बदलने की बात न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करना है, तो मुझे लगता है कि हाउस चलाने के लिए आसन तो सर्वोपरि है, लेकिन जब तक सत्ता पक्ष नहीं चाहती है तब तक ये जो है सदन कभी भी नहीं चल सकती है। विधानसभा अध्यक्ष लगातार विपक्ष से सहयोग की अपील करते रहे, लेकिन सब बेअसर रहा। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, न ही सदन शर्तों पर चलता है। सवाल है कि विपक्ष कहेगा कि इसको हटा दीजिए, सरकार हटा दे, फिर कहेगा उसको हटा दीजिए, सरकार हटा देगी, तब विपक्ष सदन चलने देगा। तो क्या शर्तों पर सदन चलती है क्या? सदन पर सियासत भारी पड़ी। बिना चर्चा के झारखंड का एक और सत्र समाप्त हो गया। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में एक बार फिर सीएम रघुवर दास अधिकारियों पर बरस पड़े। दुष्कर्म के कई मामले में लापरवाही के बाद सीएम के संज्ञान में आई, जिस पर उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। सीएम की सीधी बात, कोताही नहीं बर्दाश्त। लापरवाह अफसरों से नाराज, सुननी ही होगी जनता की बात। सीएम रघुवर दास एक बार फिर जनता की समस्याओं को सुनने बैठे हैं। जनता ने गुहार लगाई तो उनकी दिक्कतों को सुनकर सीएम साहब का गुस्सा अधिकारियों पर निकला। सीएम के सामने कुल 12 मामले रखे गए थे। बोकारो में 4 मार्च 2017 को महिला से रेप के मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की और डीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही गृह विभाग को एक्शन लेने और उन्हें मुख्यालय तलब करने का भी निर्देश दिया। आपका डीएसपी क्या कर रहा था? उस क्षेत्र का? सर डीएसपी भी जांच ही कर रहे थे उसमें। कितना दिन जांच करेगा? जांच का कोई समय सीमा है कि 17 मार्च का केस अभी तक जांच ही चल रहा? कैसा प्रशासन है भैया? एक बच्ची शौच के लिए जा रहा, पहला बात तो शौचालय क्यों नहीं बना हुआ उसके घर पे? साहेबगंज में 9 साल की बच्ची के साथ जुलाई में रेप का मामला भी सीएम के सामने पहुंचा, तो कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने तुरंत राधानगर के थानेदार को हटाने के आदेश दे दिए। साथ ही बच्ची की पढ़ाई के लिए सरकार ने 50,000 की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। क्या कार्रवाई किया? क्यों थानेदार ने कार्रवाई नहीं किया? क्या कर रहा थानेदार? कुर्की करने के पहले तो उसको आप लोग खबर कर दिए, पूरा दरवाजा खिड़की अपना ले गया। क्या कुर्की की हो आप? वहीं पाकुड़ में सड़क निर्माण के दौरान धांधली की शिकायत पर सीएम इतने नाराज हुए कि ऑन द स्पॉट डीसी को इंजीनियर सहित सभी कनीय अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। जाजे कार्रवाई क्या कर रहे हो? नहीं, वो अफसर और इंजीनियर लोग पर क्या कार्रवाई की हो? सरकारी पदाधिकारी जो नीचे के घालमेल में मिले हुए तो उस पर क्या कार्रवाई हुआ? सस्पेंड करने का अधिकार है इसको। आप सस्पेंड करो सबको, पहले एफआईआर करने के साथ साथ सस्पेंड करो सबको। हर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लगभग यही हालात देखने को मिलते हैं, जब अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें फटकार लगती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने अब डीएसपी रैंक के अधिकारियों की रिपोर्टिंग मुख्यालय करने के सर्कुलर जारी करने के आदेश दिए हैं। उम्मीद है इससे व्यवस्था में सुधार होगा। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची।
मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसे देख अधिकारियों के सिर चकरा गए। एक महिला ने पहले महिला पर्यवेक्षक के रूप में विभाग में नौकरी की, फिर वो लिंग परिवर्तन कराकर पुरुष हो गया। इसके बाद उसे काम से अलग कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए आप। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में वैसे तो हजारों मामले आए, लेकिन अब से पहले ऐसा मामले को सुनकर अधिकारी भी सन्न रह गए। दरअसल पम्मी तिवारी ये बदला हुआ नाम है। इस महिला ने महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय ईचागढ़ में पर्यवेक्षक के पद पर तैनात थी, लेकिन उसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की समस्या थी। 11 मार्च 2017 को पम्मी ने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई और पम्मी फीमेल से मेल हो गई। चिकित्सीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पम्मी ने अपना नाम पप्पू रख लिया और कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद 11 मई 2017 को फिर से महिला पर्यवेक्षक के रूप में योगदान देने का आवेदन दिया, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। अब जब पम्मी नौकरी की मांग को लेकर जनसंवाद पहुंची तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि ऐसा मामला कभी सामने ही नहीं आया था। हमारी नजर में पहली बार आया है और इसलिए भी हमें इस पे और गहन विचार करने की जरूरत है कि इस तरह का भी शिकायतें आ। दरअसल पम्मी का जो पद था वो महिला पर्यवेक्षक के पद का था। पद के अनुसार पम्मी कई आंगनबाड़ी केंद्र की हेड थी। ये काम महिला ही कर सकती है। चूंकि अब पम्मी पप्पू बन चुकी है तो फिर उसे ये काम नहीं दिया जा रहा है। विभाग उनके लिए दूसरी नौकरी खोज रहा है, लेकिन पम्मी का कहना है कि जब तक कोई और काम नहीं मिलता उसे वही काम करने दिया जाए। विभाग के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। तो हमें इस तरह की नीतियां भी रखनी होगी जो ऐसी शिकायतों को संबोधित कर सके। ये मामला भले ही झारखंड में पहला हो, लेकिन देश भर में अब तक ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं बनी है। जरूरत है जेंडर डिसऑर्डर से निपटने के लिए एक पॉलिसी की, ताकि ऐसे मामलों का निष्पादन तुरंत हो सके। रांची से सन्नी शारद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात चारा घोटाले की। चारा घोटाला मामले में जुड़े 2 मामलों में रोजाना सुनवाई जारी है। डोरंडा मामले में जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जा रही है, वहीं दुमका मामले में अब बहस शुरू हो चुकी है। चारा घोटाले से जुड़े RC 47A 96 डोरंडा कोषागार मामले में न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में लालू पेश हुए। इनके साथ ही बाकी अन्य आरोपी भी अदालत के सामने पेश हुए जो सजायाफ्ता हैं। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार के मुताबिक डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की तरफ से पशु चिकित्सक सतीश प्रसाद की गवाही दर्ज की गई। मामले में सीबीआई की तरफ से 890 गवाहों में से आज 493 गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। दुमका कोषागार मामले में लालू समेत अन्य आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जबकि देवघर मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होनी है। इसके अलावा चाईबासा मामले पर लालू की तरफ से उनके वकील हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। डॉक्टर सतीश कुमार जी सीबीआई की तरफ से गवाह प्रस्तुत किए गए और उनकी गवाही हुई और उन्होंने कोर्ट को बताया उन्होंने क्या कार्य किया था नहीं किया था उसके बारे में। 2 मामले। हाँ, दूसरा तो है RC 38A 96, वो आर्गुमेंट पर है। रांची के बिरसा चौक पर वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे BRP और CRP कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पानी की बौछार भी की गई। बाद में प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिले आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कर्मचारियों की मांगों पर सहमति जताते हुए कहा कि इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। वहीं कर्मचारियों ने 15 दिनों के अंदर मांगों पर कार्रवाई न होने पर दोबारा प्रदर्शन की चेतावनी दी है। एक और अभियान, जी हां, बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करने को लेकर चलाए गए कई अभियान के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन जवानों ने हिम्मत नहीं हारी है। राज्य पुलिस ने एक और बड़े अभियान की शुरुआत की है। मकसद सिर्फ एक है, नक्सलियों से मुक्त हो बूढ़ा पहाड़, गोलियों की गर्जना से मुक्त हो बूढ़ा पहाड़। गढ़वा और छत्तीसगढ़ सीमा पर बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का स्थायी ठिकाना रहा है।
पिछले 2 साल से नक्सलियों का थिंक टैंक माने जाने वाला अरविंद अपने बड़े दस्ते के साथ यहीं मौजूद है। बूढ़ा पहाड़ की भौगोलिक बनावट का बेजा फायदा नक्सली उठाते रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ पे हम लोग अगर चढ़ जाएं फोर्स लेकर तो उसको अगर अभियान मानते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज रणनीतिक तौर पर हम लोग हर तरफ से बूढ़ा पहाड़ के नजदीक से नजदीक जाकर और अपने बेस को, अपने एरिया को लगातार बढ़ाने का प्रयास हम लोग का जारी है। तमाम कोशिशों के बाद भी बूढ़ा पहाड़ अभेद्य किले के रूप में नक्सलियों का गढ़ रहा है। बताया जाता है कि नक्सली सरगना अरविंद ने पहाड़ के चारों तरफ लैंड माइन्स लगा रखे हैं। जैसे ही पुलिस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, ऊपर से नक्सली बूढ़ा पहाड़ के सीने में दफन बमों में विस्फोट करना शुरू कर देते हैं। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान है, जिसकी कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में नक्सलियों से ग्रामीणों को दूर करने की कोशिशें भी जारी हैं, क्योंकि गरीबी और मुफलिसी की वजह से उन्हें अपना मोहरा बनाते हैं नक्सली। नक्सलियों का साथ देना गांव वालों की मजबूरी बन जाती है। ऐसे में पुलिस के सामने नक्सलियों के इस इरादे को भी नेस्तनाबूद करने की चुनौती है। सरकार का प्रयास ये हो रहा है कि जो उन लोगों को जो वंचित हैं सुख सुविधा से, उससे उनको हम लोग नीचे लाकर बसाएं और जो भी उनकी समस्या है, चाहे वो रोजगार की हो, खाने पीने की हो, पढ़ाई की हो, बीमारी की हो, तो सबको हम लोग एक कैंप, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग हैं नहीं, तो अभी उन लोग को मदगड़ी चौ में उतार कर और सारी वैसी व्यवस्था कर ताकि वो आए और एक अच्छी जीवन की शुरुआत कर सकें। जल, जंगल और जमीन पर जीने वाले ग्रामीणों की हर जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बूढ़ा पहाड़ इलाके में हर जंग आखिरी जंग के रूप में लड़ी जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जंग आखिरी होगी, नक्सलियों का खात्मा होगा, बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों की गुलामी से आजाद होगा। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। अजब प्रेम की गजब कहानी। जी हां, रामगढ़ में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। मिस्ड कॉल से शुरू हुई कहानी मोहब्बत की सीमा पार कर गई। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि यह ख्याल ही नहीं रहा कि प्रेमी 2 बच्चों का बाप है। ऐसे ही कुछ दिल के तार बजे थे, झंकार पैदा की थी मोबाइल की घंटी ने। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के एक गांव में इस प्रेमिका के फोन नंबर पर मिस्ड कॉल की रिंग हुई। फोन की रिंग फिर जैसे प्रेमिका के दिल में घर कर गया। दिन रात बजने लगी प्यार की घंटी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो होश फाख्ता हो गए। गलत नंबर से डायल किए थे, दीदी यार लगा रहे थे तो मोहन पास डायल किया। मोहन ने उधर से कॉल करने लगा, मोहन बोलने लगा शादी करेंगे हम। माने नहीं थे, हम बोला से हम कहें मिल के यार लेंगे भेंट करके, तो मोहन ने कहने लगा नहीं चलो दोनों को रखेंगे, मेरा पत्नी है, वो बेटी है। 21 साल की इस लड़की के साथ जैसे प्यार एक संयोग था। संयोग तो ये भी निकला कि दोनों स्वजातीय निकले। इसने प्रेम को और गाढ़ा बना दिया। दरअसल सारी करामात मोहन नाम के प्रेमी की है, जो 2 बच्चों का पिता है। मोहन ने लड़की को न केवल अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, बल्कि उसे अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए हजारीबाग पहुंचा। रेलवे पुलिस ने दोनों को कोडरमा स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। भाई के पास फोन के बताई कि हम दिल्ली जा रहे हैं, और भी लोगों को लेकर के कोडरमा गए, जहां पुलिस को सूचना दी। कोडरमा पुलिस के द्वारा वहां दोनों लड़का लड़की को पकड़ा, उनके संग्रामपुर लाए, पंचायत हुई। पंचायत में जब बात नहीं बनी तो गोला थाना में कल शाम को लड़की और लड़का को सुपुर्द किया गया और मामला दर्ज किया गया। पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कानूनन अपराध है। मोहन की पत्नी और मासूम बच्चों को देखने के बाद भी प्रेमिका की जिद है कि वो मोहन को दिलो जान से चाहती है, प्यार करती है, रहेगी तो उसके साथ। बहरहाल मामला कानून की कसौटी पर है, प्रेमिका भी और पत्नी भी। झूलन अग्रवाल, जी मीडिया, रामगढ़। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आप देखिए रघुवर सरकार की मजदूरों को सौगात।
झारखंड सरकार की काम करने की इच्छा शक्ति का नतीजा है कि कारोबारियों के लिए झारखंड पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है। सरकार का मकसद है कि उद्योग के साथ साथ मजदूरों को भी उनका वाजिब हक मिले। इसके लिए श्रम से जुड़े प्रावधान को तेजी से लागू किया जा रहा है। झारखंड में आसान हुआ निवेश, मजदूरों को मिलेगा उनका हक। विकास की ओर उन्मुख झारखंड, बढ़ता झारखंड वो आगे 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का झारखंड बनाने का सरकार हमारी संकल्प लिए है। झारखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल बन रहा है। रघुवर सरकार उन तमाम परेशानियों को दूर करने में लगी है जो निवेश की राह में बाधा बन रहे थे। श्रम से जुड़े प्रावधानों को लागू कराने में देश में झारखंड का पहला स्थान है। श्रम संसाधन विभाग ने हाल के 3 साल में रघुवर दास के नेतृत्व में नियमों को आसान बनाया है। इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही मजदूरों को भी उनका हक मिलेगा। श्रम कानून जो यहाँ पर है वो उसका सरलीकरण किया गया और यह 2 तरह से किया गया है। एक तो है जिससे कि जो उद्यमी है उनको भी फायदा हो रहा है श्रमिकों को रोजगार देने में, दूसरी तरफ ये श्रमिकों को भी फायदा दे रहा है। जैसे रोजगार के अवसर बढ़े हैं, न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है, कुल मजदूरी भी उनकी बढ़ी है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने इस क्षेत्र में क्या काम किए हैं। नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्री एक्ट में संशोधन, सेल्फ सर्टिफिकेशन योजना को आसान बनाया गया। इलेक्ट्रिक कारखानों में 10 की जगह 20 मजदूर, साधारण कारखानों में 20 की जगह 40 न्यूनतम मजदूर, सरकारी ऑफिस में न्यूनतम मजदूरी तय, 12,90,000 मजदूरों का खुला बैंक खाता। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी 1800-3456-526 पर मजदूर कर सकते हैं शिकायत। न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए से बढ़ाकर 223 रुपए की गई। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री के इस फैसले की तारीफ की है। सरकार ने जो इतना सरलता लाई है, इसके कारण झारखंड में व्यवसाय करना और उद्योग लगाना सुलभ हुआ। इसका बहुत बड़ा कारण हुआ और चैंबर ऑफ कॉमर्स इसके लिए सरकार को, रघुवर सरकार को, उनके मंत्री को साधुवाद देता है। श्रम संसाधन विभाग अपनी योजनाओं को और गति देने के लिए कौशल विकास समेत निर्माण कामगारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। जिन जिलों में महिला आईटीआई और अनुमंडलों में सामान्य आईटीआई नहीं है, वहां आईटीआई खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार बाल श्रम से लेकर श्रम कानूनों के उल्लंघन को लेकर गंभीर है और इस पर विभाग लगातार नजर रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के तहत जी बिहार झारखंड की एलईडी वैन हजारीबाग पहुंची, जहां झंडा चौक पर एलईडी वैन से प्रसारण शुरू हो गया। यहां मुहिम में मेयर अंजलि कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी, सदर विधायक मनीष जायसवाल, जेडीयू के प्रदेश महासचिव बटेश्वर मेहता और बीजेपी के जिलाध्यक्ष टुन्नू गोप शामिल हुए। सबसे पहले इन्हीं चैनल को हम बधाई देते हैं जिन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो कार्यक्रम शुभारंभ किया है पूरे देश में, एक ऐतिहासिक कदम है। अरे दुरंगनीतिया काहे कैला मोर बाबूजी, दुरंगनीतिया दुरंगनीतिया हो दुरंगनीतिया काहे कैला मोर बाबूजी, दुरंगनीतिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।